नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। अब की बार किसान जिस सबसे अहम मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। इस पर राष्ट्रीय बहस होने लगी है कि क्या सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देगी। अब तक की कहानी यही है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकला है, लिहाजा चौथे दौर की बातचीत शुरू होगी। किसानों का भारत बंद, किसानों का सड़क पर संग्राम, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष, किसानों की पुलिस प्रशासन के साथ तीखी झड़प और किसानों का सरकार के साथ लगातार संवाद। फिर भी सरकार नाकाम और किसान खाली हाथ। किसानों के आंदोलन की अब तक की यही कहानी है। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है और इन सब के बीच में चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का तीसरा दौर भी नाकाम रहा। हालांकि सरकार कह रही है कि इस नाकामी में भी उम्मीदों का सूरज चमक रहा है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। अब चौथी बार दोनों पक्षों के बीच बातचीत रविवार शाम 6 बजे होगी। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत में जो कुछ हुआ उसका लब्बो-लुआब यही है कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मुताबिक बातचीत सकारात्मक रही। कई मुद्दों पर किसानों से सरकार की सहमति भी बनी, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति बनाने की चुनौती बाकी है। किसानों के मुताबिक सरकार से एमएसपी और कर्ज माफी पर चर्चा हुई, जिस पर सरकार ने और ज्यादा वक्त मांगा है। तो पेच फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फंसा हुआ है। मैं तो यही कर सकदा कि मैं 3 ਵਾਰੀ सेंटर सरकार ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ किसान बैठे ने, गल करो भी जे कोई दिक्कत आउंदी है मैं विच खड़ूंगा, दसो की करना। एक अनुमान के मुताबिक अगर सरकार ने किसानों की मांगे मान ली तो दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है। उनको लगता है कि उनकी खेती कॉरपोरेट के हाथों में जा सकती है। अगर खेती कारपोरेटों के पास चली गई तो ये देश का भला होने वाला नहीं है। वैसे तो किसानों की मांगों की लंबी सूची है, लेकिन सबसे बड़ा मसला न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिस पर अधिकतम प्रदर्शन और संघर्ष की आशंका बनी हुई है। फिलहाल प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि वो सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साल 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। इसके बाद सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था को और ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 26 सदस्यीय समिति बनाई थी। लेकिन उससे अब तक बात नहीं बनी है, क्योंकि किसानों की एमएसपी की परिभाषा सरकार से मेल नहीं खा रही। ये हंगामा खेज हालात जिन 3 अक्षरों पर बने हैं वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों के भले के लिए सरकार की बनाई हुई ये वो व्यवस्था है जिसमें सरकार फसलों के लिए एक दाम तय करती है और उस दाम पर फसल को पक्का खरीदती है। अब बाजार में भले ही फसल का दाम फिसल जाए, लेकिन सरकार इस मामले में अपनी जुबान से नहीं फिसल सकती। सरकार ने किसानों से कई दौर की बैठक में उच्च स्तरीय समिति बनाई, लेकिन अब तक बात किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है।
सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 महीने में 37 दौर की बैठकों के बाद भी हाई लेवल कमेटी के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बन सकी कि मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को कैसे और कारगर बनाया जाए, किसानों को फसलों की विविधीकरण के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए और देश में प्राकृतिक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी मतभेद की वजह से ही 18 महीने बाद भी हाई लेवल कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी है। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले कि 57-58 साल से चली आ रही एमएसपी व्यवस्था पर आज क्यों पेच फंसा है, आप ये जान लीजिए कि एमएसपी का वजूद कैसे बना। 1965 में केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP बनाया, जो एमएसपी को तय करता है। पहली बार 1966-67 में सरकार ने किसानों से एमएसपी पर फसलें खरीदी थी। अभी सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है, जिनमें 7 अनाज, 6 तिलहन, 5 दलहन और 4 अन्य फसलें शामिल हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो दुरुस्त है, फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस आंदोलन के पीछे पुरानी व्यवस्था को और मजबूती वाले भरोसे की मांग है। किसानों की मांग है कि सरकार जो एमएसपी दे रही है वो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दे। सरकार एमएसपी पर गारंटी दे, यानी उसको कानून बनाए। फिर सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया जाए। एमएसपी से कम कीमत पर जो व्यापारी अनाज खरीदे तो उस पर आपराधिक मुकदमा चले। दरअसल एमएसपी सरकार की एक नीति है, कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो एमएसपी का रेट घटा बढ़ा सकती है, इसलिए किसान इस एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं। लेकिन इस गारंटी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो, तो 30 से भी ज़्यादा बैठकें हुई, परंतु कहीं से लीगल गारंटी की बात जो आज उठ रही है, तो ये आए क्यों नहीं थे हम लोगों के साथ में? मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और बाकी के वैसे राज्य जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अभी भी वो एमएसपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ इस फूड सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के सारे किसानों का ही एक रिप्रेजेंटेशन हो। दिल्ली किसानों की है, किसान और मजदूरों की दिल्ली है, वो यहाँ आए, यहाँ उनका स्वागत है। आमतौर पर एमएसपी फसल उत्पादन की लागत पर 30% ज्यादा रकम होती है, लेकिन किसानों की मांग इससे कहीं ज्यादा की है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। किसानों की मांग है कि उन्हें वो एमएसपी दी जाए जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। आखिर क्या है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और क्यों उसमें की गई सिफारिशों से किसान 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में हरित क्रांति लाने वाले महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न उस वक्त मिला जब किसानों का एक धड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की दुहाई दे रहा है। एमएसपी पर लीगल गारंटी मांग रहे किसानों को लगता है कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता, किसानों का भला नहीं हो सकता। उन्नीस में अकाल और युद्ध के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी एमएस स्वामीनाथन को दी थी। स्वामीनाथन की कोशिशों से आई हरित क्रांति ने भारत का पेट भरना शुरू किया। 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति बनाया। इसमें किसानों की आमदनी बढ़ाने के वादे के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीज देने का भी प्रावधान था। 2004 से 2006 के बीच आयोग ने 5 रिपोर्ट दी, जिनमें सबसे अहम रिपोर्ट एमएसपी पर थी। एमएसपी पर आई रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी लागत पर 50% ज्यादा एमएसपी देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक किसान को कोई फसल उगाने में 1000 रुपए की लागत आती है तो उसे 50% ज्यादा यानी 1500 रुपए एमएसपी पर देना होगा।
अभी किसान नाराज हैं जी। क्योंकि उन्हें ये व्यवस्था जैसे आपने कहा सही से लागू नहीं हो पा रही है जमीन पे। किसान नाराज हैं और वो चाहते हैं कि एमएसपी पर एक नया कानून बनना चाहिए। आपको लगता है ये सोच व्यवहारिक है? ये मांग? नहीं, देखिए एमएसपी को तो रखना है और उसको कैसे रियलाइज करना है उसकी ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा विचार रखने की ज़रूरत है। कानून जरूरी है, एमएसपी लॉ की मांग हो रही है। हाँ, लॉ की मांग होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और हमें किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। अब सवाल ये है कि किसी फसल की लागत कैसे तय की जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि किसान का सीधा खर्चा मसलन बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी, खेत का किराया, सिंचाई वगैरह शामिल है। दूसरे फॉर्मूले में सीधे खर्चे के साथ किसान के परिवार वालों का परिश्रम भी शामिल होता है। जहां सरकार किसानों की आय को दुगना करने की गारंटी दे रही है, वहीं किसान एमएसपी पर कानून गारंटी चाह रहे हैं। जाहिर है कि एमएसपी का मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो चुका है और इसके जल्द खत्म होने के आसार दिखते नहीं। दिल्ली से प्रशांत वर्मा और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के कारोबारी परेशान हैं। उन्हें लगता है कि रोजाना उनके 150-200 करोड़ रुपए के कारोबार पर इसका असर हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसान आंदोलन खत्म करें। इन तस्वीरों का असर दिल्ली के कारोबारियों पर पड़ने लगा है। दिल्ली के कारोबारियों का कहना है कि किसान आंदोलन और प्रदर्शन की वजह से उन्हें रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन दिल्ली में अन्य राज्यों से 5 लाख से ज्यादा व्यापारी अन्य राज्यों से आते हैं जो अपना माल खरीदते हैं। लगभग वो व्यापारी आना बंद हो गए हैं। रोजाना अगर कोई आकलन कर पाए हो कि रोजाना अगर मान लीजिए जो एनसीआर से जो लोग खरीदार आते थे या कारोबारी आते थे, उसका नुकसान कितना होगा रोजाना दिल्ली का, अगर वही आंकड़ों पे अगर आसपास की बात करेंगे? देखिए, मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए तो लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन का व्यापार उनके माध्यम से होता था। एक अनुमान के मुताबिक पिछले किसान आंदोलन से दिल्ली को करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दिल्ली में रोज 30,000 ट्रक आते हैं, जबकि माल लेकर बाहर 50,000 ट्रक जाते हैं। लिहाजा कारोबारी भी जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। व्यापारियों के अंदर एक ऐसा भय का माहौल बना हुआ है जिसमें के जो रॉ मटेरियल के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। सरकार को आके सुनिश्चित करना चाहिए, केंद्र की सरकार को, कि व्यापारियों को माल भेजने का और गुड्स आने का, रॉ मटेरियल आने का किस तरीके से प्रबंध हो, नहीं तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ किसानों के आर पार की लड़ाई तो दूसरी तरफ कारोबार पर पड़ रहे असर की दुहाई। तकलीफ अपनी अपनी है, रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, पर सहमति अब तक बनी नहीं है। लिहाजा संकट बरकरार है, कारोबार पर पड़ रही मार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। किसान संगठनों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज चौथा दिन है। आज भी शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। किसानों से बातचीत करने में जुटे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज कहा कि समाधान निकलने तक चर्चा जारी रहेगी। किसानों की बातें हमने सुनी हैं, किसी का अहित न हो इसका ध्यान हम रख रहे हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस ने आज किसानों की कानून व्यवस्था बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में बवाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये भी कि प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस वालों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हुई पत्थरबाजी में पुलिस के 18 पैरामिलिट्री के 7 जवान समेत 25 लोग घायल हुए। हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में, सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े, वही
किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि शांतिपूर्ण ढंग से और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने अपने उस गुनाह को उसमें छुपाने का प्रयास किया। कहीं से वो वीडियो ली है, पता नहीं कहीं से ली है, लेकिन उसको उभार रहे हैं कि ये देखिए इनके लड़के हमें उकसा रहे हैं। मैं इधर से भी सभी हमारे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ ना दें जिस तरीके से वो आपका नुकसान कर पाए।